नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मोदी मंत्रिमंडल 3.0 शपथ के साथ ही एक्शन में आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कामकाज संभालते ही दो बड़े फैसले कर दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त की फाइल मंजूर कर दी, तो वहीं पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घरों के निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। साफ है कि मोदी सरकार भले ही नई है, लेकिन जोश वही है। उधर यूपी में नुकसान के बावजूद मोदी मंत्रिमंडल में यूपी की हिस्सेदारी व्यापक तौर पर दिखी है। मोदी कैबिनेट में यूपी की हिस्सेदारी से कौन से समीकरण साधे गए हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा। वहीं यूपी में भीतरघात के आरोपों को लेकर संजीव बालियान ने भी नई बहस छेड़ दी है। संजीव बालियान ने संगीत सोम पर भीतरघात के आरोप लगाए और अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आखिर क्यों फिर आमने सामने हैं संजीव बालियान और संगीत सोम? और साथ ही मोदी कैबिनेट के मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियो का खुलासा हो गया है। वो पूरी लिस्ट सामने आ गई है, किसको कौन सा मंत्रालय दिया गया है। इस पर विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी टीम 72 तैयार, मिशन मोड में सरकार। ये पीपल्स पीएम होना चाहिए, ये मोदी पीएमओ नहीं हो सकता। और इसलिए मेरे दिल दिमाग में सिवाय 140 करोड़ कोई नहीं। मोदी की सरकार नई, टीम का जोश वही। कई सारे भी कार्य हैं, उनको आगे बढ़ाना है। वही प्राथमिकता रहेंगी जो 10 साल रही है सरकार की, उसी काम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। कहीं ना कहीं विपक्ष अपने दुष्प्रचार को करने में शायद कामयाब हो गया। चूके तीसरी जीत, बालियान का विरोध संगीत। बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई नीचे। फिर भिड़े संजीव बालियान और संगीत सोम। तो इन तमाम मुद्दों पर बहस होगी और साथ ही चर्चा इस बात पर भी मोदी मंत्रिमंडल में किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया गया है, उसकी पूरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है सरकार की ओर से। और चर्चा के लिए हमारे साथ अनिला सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, दीपक रंजन जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। अब से थोड़ी देर बाद अनिला जी हमारे साथ जुड़ेंगी। सुधा मिश्रा जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। हमारे साथ अनुपम मिश्रा जी हैं, राष्ट्रीय सचिव आरएलडी। डॉक्टर परमवीर सिंह हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले कमेंट सुधा मिश्रा जी आपसे। जो कहा जा रहा था कि एनडीए का जो अलायंस है, जेडीयू हो या टीडीपी हो, ये अलायंस जो है ये लंबे वक्त तक चलेगा नहीं, कोई पलट जाएगा, किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाए इसको लेकर सहमति नहीं बन पाएगी, क्योंकि अपेक्षाएं उम्मीदें ज्यादा है घटक दलों की, तो मोदी सरकार ये मैनेज नहीं कर पाएगी। फिलहाल वो पूरी लिस्ट सामने आ गई है। मैं बात करूं जेडीयू ललन सिंह की, तो उनको पंचायती राज मंत्रालय दिया गया है। चिराग पासवान है, जी किशन रेड्डी हैं, सीआर पाटिल है। तो कुल मिला के ये पूरी लिस्ट है, जिसमें से एक बात सामने आती है कि जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं वो बीजेपी ने अपने पास ही रखे हैं, चाहे वो होम मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारामन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जयशंकर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है। तो जो बड़े मंत्रालय हैं, मोदी सरकार 2.0 में जिन मंत्रियों पर भरोसा जताया गया, एक बार फिर से उन्हीं को उसी मंत्रालय का चार्ज दिया गया है। घटक दल भी सैटिस्फाइड हैं, बीजेपी ने तमाम बड़े मंत्रालय भी अपने पास रखे हैं। सुधा मिश्रा जी भी सैटिस्फाइड होंगे, क्योंकि गुजरात के पास बरवाला गांव के समुद्र तट से 16 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई है। सब सैटिस्फाइड है, सब इससे खुश है। क्या हो रहा है देश में, क्या होना चाहिए, सब चंगासी। क्योंकि जितने बार ड्रग्स पकड़े जाते हैं गुजरात से, किसका पोर्ट, किसको बेचा, किसको नहीं बेचा, आप यहाँ पे बैठ के मसले पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि किसकी सरकार बन रही है। और 25 साल से जो वहाँ पे सरकार चला रहा है, उसके यहाँ रोज के रोज ड्रग्स पकड़े जाते हैं, ड्रग्स पकड़े गए हैं। एक सेकंड, कोई जांच नहीं सुधा होती है। जी आपको मैं बीच में टोक रही हूँ। हमारा विषय उत्तर प्रदेश में हार की समीक्षा पर भी है, संजीव बालियान संगीत सोम पर भी है। और क्योंकि ये ब्रेकिंग स्टोरी है इस वक्त मंत्रालय, मैंने इसीलिए इससे शुरुआत की। लेकिन आप ड्रग्स पकड़ने की जो बात कह रही है ना, पकड़ी तो किसी केंद्रीय एजेंसी नहीं होगी ना, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने तो नहीं पकड़ी है।
वो अपना काम कर रही हैं। नहीं, गलत हुआ है, उसको पकड़ा गया है, अब आगे कार्रवाई होगी। अगर उनको कोई बचाने की छिपाने की कोशिश करता है तो आप इस मुद्दे को उठाइएगा, आपका अधिकार है। लेकिन फिलहाल मुझे सरकार, मंत्रालय और घटक दलों और इस टीम के बारे में बताइए आप। जी बिल्कुल, अपने अपने हिस्से के कमाई करके गुजरात में 25 साल से सरकार चला के आज भी ड्रग्स पकड़ के तैयारी और जांचें होंगी और जांच में क्या निकलेगा पता नहीं। सिर्फ जांचें ही जांचें होती है इस देश में, जांचों के बाद क्या हुआ है कोई बात नहीं आप पोर्टफोलियो सबको मंत्रालय मिल गए, बहुत बधाई, देश को बधाई। सबको अपने पास भाजपा ने मंत्रालय रखा हुआ है, चाहे वो रेल मंत्रालय हो, चाहे वो विदेश मंत्रालय हो, चाहे वो ऊर्जा मंत्री हो, चाहे जो भी, सब आपके अपने हैं। लेकिन सब आपके अपने 25 साल से आप गुजरात में, उसके बावजूद इस तरह से ड्रग्स का कारोबार फल फूल रहा है। ये ब्रेकिंग न्यूज में चलाना चाहिए आपको और बताना चाहिए सुधा जी। मैं दीपक रंजन जी को चर्चा में लाना चाहूंगी। दीपक रंजन जी, एनडीए के अंदर जो घटक दल हैं उनको भी अभी साफ हो गया कौन सा मंत्रालय मिला है, जिसको मिनिस्टर बनाया गया, पोर्टफोलियो कौन सा। लेकिन बड़ी बात यह कि तमाम जो बड़े मंत्रालय जिसमें महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चले हुए हैं, चाहे वो रेल मंत्रालय हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, डिफेंस, होम, रोड एंड ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, फाइनेंस, ये सब कुछ बीजेपी के खुद के पास है। तो यानी कुल मिलाकर जो मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल है उसमें टीम भी बन चुकी है, उनको जिम्मेदारियां भी सौंप गई हैं और असंतुष्टि अभी तक किसी ने नहीं जताई है। आस्था जी, मिली जुली और जोड़ तोड़ की नई सरकार जो बनी उसको मेरी बधाई, और जितने जो भी मंत्रिमंडल में शामिल हुआ, जितने भी मंत्री आज बने, उन सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और मैं समझता हूं कि जो सरकार बनी है ये जनहित के मुद्दों पर सर्वोपरि रहेगी, जनहित के मुद्दों को उठाती रहेगी और उनके मुद्दों पर जो है जनता की काम करती नजर आएगी। देखिए, हमें ये सही है कि ठीक है, हम एक हेल्दी विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, लेकिन सड़क से लेकर के सदन तक पीडीए, सोचिए, दलितों, वंचितों, नौजवानों, किसानों की आवाज जो हम लगातार उठाते रहे और आगे भी उठाते रहेंगे। अच्छा, मंत्रालय के डिस्ट्रीब्यूशन में आप इस फैक्टर पर सैटिस्फाइड हैं दीपक जी? मंत्रालयों की डिस्ट्रीब्यूशन पर आपने जो पीडीए की बात की, इस फैक्टर्स पर आप क्या कहना चाहेंगे? ओबीसी मंत्री भी हैं, हाँ, एससी एसटी भी, हाँ, बताइए। आस्था जो मेरा विशेष अधिकार नहीं, ये प्रधानमंत्री जाने, उनका मंत्रिमंडल जाने, उसमें मेरा क्या विशेष अधिकार है, किसको कौन सा मिला। हाँ, इतना मैं जोर कहना चाहता हूं कि आरएलडी के जो हमारे आदरणीय जयंत चौधरी जी हमारे पुराने मित्र भी थे, आज भी हमारे मित्र हैं, हमारे पार्टी के जो है, हमने निश्चित रूप से, लेकिन 2% रिजल्ट अगर उत्तर प्रदेश में किसी का रहा है तो वो आरएलडी का रहा है। मैं इसके लिए बधाई भी देना चाहता हूं अपने भाई अनुपम मिश्रा जी को कि अगर 100% किसी का रिजल्ट रहा है, 2 सीटों पे लड़े और दोनों सीटें इन्होंने जीतने का काम किया, निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। लेकिन इन रिटर्न मिला क्या? जतिन राम मांझी जी जो 1 सीट जीत करके आते उनको कैबिनेट, और आदरणीय जयंत चौधरी जी जिनका इतना बड़ा राजनीतिक परिवार रहा है, जिनके बाबा को भी आपने भारत रत्न देने का काम किया, चौधरी चरण सिंह साहब, चौधरी अजीत सिंह साहब, इतने बड़े परिवार से आते हो और अकेले अपने दम पे जो इन्होंने 2-2 सीटें जीती, उनको क्या मिल रहा है? उनको मिल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, उनको स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में भी मिला है। एमओएस आप इतनी वकालत क्यों करें? मैं भी वकालत नहीं, मैं बस बता रही हूँ अगर आप उनकी बहुत नियर एंड डियर है। नहीं, मैं कर रहा हूँ तो आप एमओएस से उनको कैबिनेट दिला दीजिए अगर आप उनकी वकालत कर रही हो तो। नहीं, मैं किसी की वकालत नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ कि प्रधानमंत्री बना दीजिए, हमें उसमें क्या है। नहीं, आप कह रहे, आपके मैंने भी पढ़ लिया, मैंने भी देख लिया, मुझे भी जानकारी है कौन सी, लेकिन क्या एमओएस नहीं है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट है या नहीं? आईसी उससे ऊपर है। बाकी आप जो कहना चाह रहे हैं आप कहीं आप स्वतंत्र हैं। तो फिर जीतन, अरे आस्था जी, जीतन राम मांझी जी जो वहां भी स्वतंत्र है, जीतन राम मांझी जी को फिर क्यों आपने दिला दिया? एक सांसद जीतने के बाद जीतन राम मांझी जी कैबिनेट की शपथ लेते हैं और उत्तर प्रदेश से आने वाले जाट की आवाज उठाने वाले, किसानों की आवाज उठाने वाले 100% जिसका रिजल्ट रहा, 2 सीटों पर लड़े, दोनों जीतने का काम किया और उनको आप दे रहे हो इंडिपेंडेंट चार्ज। उनको क्यों नहीं कैबिनेट दे दिया आपने? ठीक है, देखिए बात उत्तर प्रदेश की हो रही है, इसलिए उत्तर आप पिछले बिल्कुल मैं आपकी भावनाएं समझ रही हूँ। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, आरएलडी की बात हो रही है, आपके पूर्व सहयोगी है आरएलडी, मैं समझ रही हूँ। एक एक करके सबको चर्चा में लाते हुए फिर लौटूंगी दीपक जी। हमारे मित्र भाई, हमारे आस्था जी हमारे मित्र आज भी हैं, वो हमने कोई मित्रता थोड़ी ना छोड़ दी उनसे, हमारे बिल्कुल मित्रता थोड़ी ना छोड़ दी उनसे। मैं इतना जोर कहना चाहता हूं कि जीतन राम मांझी जी को अगर कैबिनेट मिल सकता है तो उत्तर प्रदेश से आने वाले जयंत चौधरी जी को कैबिनेट क्यों नहीं मिल रहा है? ठीक है, अनिला जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अनिला जी, इस बात का जवाब आप ही की ओर से, क्योंकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई उनके पूर्व सहयोगी हैं, आज भी मित्रतावश उनके संबंध हैं, जाटों की आवाज उठाते हैं, एक बड़े जाट नेता हैं, उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज तक क्यों रोका गया? जीतन राम मांझी को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया तो जयंत चौधरी को क्यों नहीं? ये चिंता समाजवादी पार्टी की।
मेरी सबको राम राम। और उत्तर प्रदेश से 10 मंत्री शामिल किए गए हैं, मुझे बहुत गर्व है इस बात का। और चिंता मैं देख रही हूँ, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भाई हैं मेरे, बहुत बड़ी बड़ी चिंताएं दिखा रहे हैं जयंत चौधरी जी के प्रति। अगर इतनी चिंता पहले दिखा देते तो शायद ये हमारे परिवार से ना जुड़ते, तब तो आपने उनकी कदर करी नहीं। और जब जयंत चौधरी जी को कोई परेशानी नहीं हो रही है साहब, तो आपको क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप क्यों नाच रहे हो, आप क्यों दीवाने हो रहे हो? आरएलडी को कोई दिक्कत नहीं है, अनुपम जी यहाँ बैठे हुए हैं, आपका उत्तर दे देंगे। जयंत जी से क्या पहले डिस्कशन नहीं हुआ होगा? वो सेटिस्फाइड होंगे तभी तो उन्होंने एक्सेप्ट किया ना। हमें मालूम है एनसीपी ने नहीं एक्सेप्ट किया, वो सेटिस्फाइड नहीं थे। अगर जयंत जी सेटिस्फाइड नहीं होते तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप अपनी एनर्जी बाकी चीजों में लगाएं। मुझे लगता है सारे पोर्टफोलियोज बहुत अच्छे दिए गए हैं। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में किसी भी मिनिस्टर को कोई भी पोर्टफोलियो मिल जाए, काम तो जनता के लिए करना है, राष्ट्र के लिए करना है। सबको विंडो में रखिए, अगर किसी को कोई काउंटर में कहना होगा तो वो हाथ उठा सकते हैं। जी अनिला जी, बात पूरी कीजिए। जी, और यहाँ पे वो तो है नहीं कि भाई भ्रष्टाचार हो रहा हो, कमीशनबाजी हो रही हो, दलाली हो रही हो। ठीक है, एनडीए परिवार की सरकार जब बनती है, मोदी जी की सरकार जब बनती है, वहां पे इस सब चीजों की कोई गुंजाइश होती नहीं है। तो आप ना अपनी चिंता करिए, जयंत चौधरी जी की चिंता मत करिए। उसके लिए आरएलडी आपका जवाब, और मोदी जी आप लोग बैठे अपनी हुए हैं, चिंता कीजिए। एनडीए के अंदर सब सही है और ये सब चर्चा के बाद ही फैसला लिया गया है। देखिए आस्था जी, बेगानी शादी में कौन दीवाना हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। और रहा सवाल जयंत चौधरी साहब का, आरएलडी का, हमने 7 सीटें दी थी। रहा सवाल सम्मान का, हमने 7 सीटें दी थी आदरणीय जयंत चौधरी जी को, उनकी पार्टी को। अगर भारतीय जनता पार्टी भी इतना सम्मान करती, 7 की 7 सीटें देती, तो आज भारतीय जनता पार्टी का यह हश्र ना होता। 7 की 7 सीटें जो है जयंत चौधरी जी जीत करके आए होते, जो भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर हारी, बार-बार चुनाव से पूर्व का समीकरण। अब इन बातों का क्या फायदा? उनको जो ठीक लगा उन्होंने उस अलायंस का दामन थामा। वो आज भी असंतुष्टि व्यक्त नहीं कर रहे हैं उनको कौन सा मंत्रालय मिला है। मैं इसका जवाब अनुपम मिश्रा जी से ले लेती हूँ, राष्ट्रीय सचिव आरएलडी के हमारे बीच में। एक सेकंड, दीपक जी आपने चिंता जता दी, अपने पूर्व मित्र के प्रति आपने चिंता जताई। अनुपम मिश्रा जी, अब आप इस बात का जवाब दीजिए। यहाँ पर समाजवादी पार्टी अब आपको ये बता रही है कि आप उनके साथ होते तो क्या क्या होता, आज क्या क्या नहीं है। अनुपम मिश्रा जी, एक बार आरएलडी से ही पूछ लेते हैं। बोलिए अनुपम जी, क्यों नहीं देती 7 सीटें? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे दीपक जी की बात सुन रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि दीपक जी अभी चुनावी मोड से बाहर नहीं आ पाए हैं, एक तो पहला बात। दूसरा, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम एक दल के साथ हैं और उन विचारधाराओं पे सब पे करके गए हैं। हमारा जो इस समय है राजनीतिक अलायंस एनडीए के साथ है। और अनिला जी ने आपसे कहा भी कि अगर आपको इतनी ही चिंता थी, आप जो 7 जिन सीटों की बात कर रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि मैं टीवी पे आपको बताऊं कि उसमें से आप कह रहे थे कि 5 आपके कैंडिडेट होंगे, सिंबल हमारी पार्टी का होगा और 2 ही कैंडिडेट आपके होंगे। आपके साथ महाशय जी, आप आज के परफॉर्मेंस नहीं, बेहतर होगा कि आप चुनावी मोड से बाहर निकलिए और जो आपने जनता के बीच में पहले बातें मतलब आप ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जो मंत्रालय मिला है उससे आप संतुष्ट हैं, किसी प्रकार की असंतुष्टि या आपको उस चर्चा में शामिल नहीं किया गया? अनुपम जी, मैं तो पहले ये बात कह रहा हूँ कि जो नई सरकार बनी है, मजबूती के साथ वो देश के विकास और प्रगति के लिए अपने पिछले 2 कार्यकालों की तरह इस बार भी अग्रसर होगी। जयंत जी ने जब बात हुई थी पहली मीटिंग में, बहुत स्पष्ट प्रधानमंत्री जी को संदेश दिया था कि आरएलडी की तरफ से कोई भी दबाव किसी मंत्रालय या किसी चीज के लिए नहीं है। हम स्थिर सरकार चाहते हैं, हम देश के विकास की सरकार चाहते हैं और किसान और कमेरों के हित में जो सरकार कदम उठाएगी उसमें हमारा साथ और समर्थन है, बिना किसी शर्त के। और वो लेटर भी हमने बाहर किया था, उस पर भी सबको पता है, हमारा अनकंडीशनल सपोर्ट है। हम उस तरीके की राजनीति में भरोसा नहीं करते कि हम प्रेशर टैक्टिक्स अपनाएं, रूठे और मनाने का मतलब आप ये कह रहे हैं कि नाप तोल कर राजनीति नहीं करते, आप जिसके साथ हैं उसके साथ खड़े हैं, उनके साथ हर फैसले में हैं, जो मिलेगा उसमें भी संतुष्ट हैं और जो कार्य दिया जाएगा उसको भी पूरी निष्ठा के साथ आप निभाएंगे। आप ये आश्वस्त करें। इस एक शब्द पर मेरा ऑब्जेक्शन है, मिलेगा नहीं। हमें पता है कि हमारे अंदर आप अगर देखिए तो जो डिपार्टमेंट दिया गया उसमें अपार संभावना है इस समय हिंदुस्तान में काम करने के लिए। और जयंत जी इस योग्य हैं कि उन जिम्मेदारियों को अपने कंधे पे ले सकेंगे। कोई भी विभाग, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी मंत्रालय अपने आप में
इतना शक्तिशाली होता है कि स्किल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जी सो आप मेरा तो दीपक जी से कहना है आप परेशान बिल्कुल ना हो। मुझे अच्छा लगा कि आप अभी भी हमारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और ईश्वर करे कि आपकी पार्टी के बाकी अन्य प्रवक्ताओं को भी आप इतना मैसेज दीजिए कि जब वो डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो इसी तरीके की आपकी तरह ही संयम और मर्यादित रहा करें और अच्छी भाषा का प्रयोग किया करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। ठीक है अनुपम जी। और डॉक्टर परमवीर सिंह जी हमारे बीच में है, राजनीतिक विश्लेषक। डॉक्टर परमवीर सिंह जी, आप मोदी सरकार 3.0 की इस टीम को किस तरह देखते हैं? जिस पीडीए की चर्चा पूरे चुनावों में रही, जिस पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित तबके की बात हुई, चाहे उस लिहाज से देखना हो या किसको कौन सा मंत्रालय मिला है, कौन सा घटक दल की जो अपेक्षा है, क्या वो संतुष्ट है 5 साल तक मोदी सरकार की टीम में वो काम करेगा? और जिस तरह विपक्ष की तरफ से गाहे बगाहे कहा जाता है कि आपके साथ देखिए अनदेखी हुई है, जीतन राम मांझी को क्या दिया गया, जयंत चौधरी को नहीं पूछा गया, तो इस तरह की बातें हमें आगे भी सुनने को मिलेंगी। लेकिन लार्जर पिक्चर में आप इस टीम को पोर्टफोलियो समेत किस तरह देखते हैं? आस्था जी देखिए, पहले मैं यूपी के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करूंगा। यूपी से 10 मंत्री बनाए गए हैं, तमाम क्षेत्रों से बनाए गए हैं, अलग अलग रीजन से बनाए गए। ठीक है। यूपी 20 करोड़ की आबादी वाला देश है। अगर फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड को मिला देंगे तो उसके क्षेत्रफल के बराबर बैठेगी। तो यानी कि कितनी जटिल यहाँ पर रोड तो जटिलता कही जाएगी कि आपको कितने लोगों को समीकरण साधना है। बार बार जयंत चौधरी का नाम यहाँ पर आ रहा था, तो मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा, जयंत चौधरी जी केवल जाटों के नेता नहीं है। जयंत चौधरी जी की एस्पिरेशन केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक भी सीमित नहीं है, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया उनको, और किसी भी पार्टी की होनी भी नहीं चाहिए किसी एक समाज के साथ। आज मैं बताऊं, अगर जयंत चौधरी जी केवल जाटों के नेता हो तो वो मेरे ख्याल से एक सीट भी नहीं निकाल पाएंगे। अगर 100% जाट भी उनको वोट दे देगी तो ऐसा नहीं चलेगा। ये पीडीए का नारा जरूर दिएगा, लेकिन पीडीए का नारा सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। किसी एक जाति या किसी जाति का फैक्टर बना के आप सोचे चुनाव जीतना तो पॉसिबल नहीं है। जो 3.0 कैबिनेट में मंत्री बनाए गए हैं तमाम वर्गों से आए हैं, तमाम पैसे की मतलब आमदनी की श्रेणी से भी लाए गए हैं, तो इसमें कोई देखने में कोई वो फर्क दिक्कत वाली चीज दिखाई देती नहीं है। ऊपर के जितने मंत्रालय हैं वो रिपीट ही किए गए हैं तजुर्बे के यहाँ पर, मेरे को लगता है। बाकी अपना गठबंधन को साधने के लिए जितनी जिसकी हक बन रहा है उसको उतनी सीटें दी जा रही है। पर भारत में पहली बार कोई गठबंधन की सरकार नहीं बन रही है। यूपीए काल ने दो सेशन पूरे करे हैं, अपने 10 साल से काम किया है, तो इसी तरीके से किया था। तो ये कोई ऐसी कोई दिक्कत सामने दिखाई नहीं देगी। बाकी भविष्य के गर्भ में है। ठीक है परमवीर जी। सुधा मिश्रा जी, सुधा मिश्रा जी। जी आस्था जी, प्रश्न जी। तो जानकार यही मान रहे हैं कि अलायंस बन चुका है, ये जोड़ जो है वो बेजोड़ है। 5 साल सरकार चलेगी, उसी ताकत के साथ चलेगी, बड़े और कड़े फैसले लिए जाएंगे और सभी सहयोगी दल साथ रहने वाले हैं। इस बात की आशंका पे शुभकामनाएं। आशंका इस बात की है तो आशंका बनी रहे, और जो आप लोग चाहते हैं, जो सरकार चाहती है, जिस मंसूबे से बनाई गई है वो बनी रहे। बस इन सब के बीच में जो जनता के अहम मुद्दे हैं, 10 वर्षों में जिनको लेके सिर्फ जुमले और कोरे वादे किए गए जो पूरे नहीं हुए, अब कम से कम वो काम हो सके, इसकी आशा है। इसकी कोई आशंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार अगर चुनी गई है और जिस तरह से बैसाखी के बल पे आज सरकार बनी हुई है, जो 400 पार जा रहे थे वो 240 पे सिमट गए, लेकिन फिर भी शुभकामनाएं इस बात के हैं कि जिसको मंत्रालय मिले वो अपने मंत्रालय के अनुरूप कार्य करे और इस जनता के लिए जो सच में जरूरी है उन मसलों पे सबका ध्यान जाए। जुमलों से हटके कुछ काम हुए और आशंकाओं से हटके एक सरकार जनादेश के खिलाफ भले बनाई गई हो लेकिन जनता के हित में कार्य करे, इसकी मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन फिर भी मैं उस बात में लाऊंगी कि आपने मेरी पहली स्टार्टिंग की बात में ड्रग्स पकड़ा गया गुजरात से, ये हर 6 महीने बाद खबर आती है। ठीक है, तो सोचिए जिस देश में, नहीं मैं बोलूंगी इसको, बहुत जरूरी है। 25 साल से गुजरात में सरकार भाजपा की है और ड्रग्स पकड़ने क्यों, कहां, कैसे पकड़ा गया, इस पे प्रश्न नहीं होता। ठीक है दीपक जी, आज अगर कल घटना हो रही है, आज ड्रग्स पकड़ा गया, आगे कुछ ठीक है सुधा जी, बात आ गई आपकी, बात आ गई। आप ड्रग्स को लेकर, गंभीर मुद्दे को लेकर आप अपनी बात रखना चाह रही हैं। दीपक जी। आस्था जी, बार बार उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल की बात हो रही। आज उत्तर प्रदेश में सिर्फ 10 मंत्री उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, जिसमें 2 कैबिनेट से हैं, हरदीपुरी साहब राज्यसभा कोटे से आते हैं, और एक जयंत चौधरी जी जो है स्वतंत्र प्रभार है, और 7 जो है वो MOS हैं। तो पहले 2014 में 15 मिनिस्टर्स यूपी से आते थे,
फिर 2019 में भी 15 मिनिस्टर्स उत्तर प्रदेश से आए। आज की तारीख में क्या बात है कि संख्या घट करके क्या 10 हो गई? आप बताइए, आप कह रहे हो ना बड़ी, क्योंकि इनके बहुत से मजबूत मिनिस्टर्स जिनके ऊपर इनको बड़ी आशा थी, उम्मीद थी चुनाव जीत करके आएंगे, वो समाजवादी पार्टी से साइकिल चुनाव निशान से चुनाव आ रहे वो। अच्छा, कल का शपथ ग्रहण में देख रहा था आस्था जी, देश के प्रधानमंत्री जी अडानी अंबानी कर रहे थे, कल तो दोनों लोग मौजूद थे, रोक करके पूछ रहे थे भैया टेम्पो भर भर करके पैसा कहाँ बेच रहे थे, पूछना चाहिए था। कल दोनों लोग थे, इनके ओथ सेरेमनी में वहां पे शामिल थे, दोनों लोगों से पूछना चाहिए था, हमें हमारे समझ से साथ रोक रखा होगा या बाद में रोक करके पूछना चाहिए भैया टेम्पो भर, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने यह बात कही थी और देश के प्रधानमंत्री जी सबसे बड़े संवैधानिक पद पे बैठे आस्था जी, हम लोग को बड़ी उम्मीद है उनसे और हम लोग जानते हैं कि जो भी कहते हैं वो झूठ नहीं कहते हैं, गलत नहीं कहते हैं। क्यों अनिला जी, कभी गलत कहा उन्होंने? तो कल अडानी जी अंबानी जी मेहमान बन के आए थे, अभी आपके प्रधानमंत्री जी ने हमको लगता है कि कुछ महीना भर भी नहीं हुआ, कभी चिल्ला के कहा अडानी अंबानी टेम्पो में भर भर करके, कल पूछना चाहिए था ना, पूछा कल क्यों नहीं इन्होंने? ठीक है अनिला जी, आपका जवाब। समझते बिल्कुल पूछ लेना चाहिए था और शायद मैं पूछा भी होगा, अनिला जी बेहतर बता सकती हैं कि अनिला जी। ठीक है दीपक जी, जो बातें ये कर रहे हैं ना उस पर रिएक्शन का भी मन नहीं कर रहा है ना। अभी आपको बहुत बेचैनी हो रही है अडानी अंबानी अखिलेश, आपके पास जवाब ही नहीं है, आपके पास जवाब ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी को आप प्रधानमंत्री जी के ऊपर उंगली उठा रही हो, आप अनिला जी, आप प्रधानमंत्री जी के ऊपर उंगली उठा रही हो, मैंने उन्हीं की बात को कोट, मैं कोई चिल्ला नहीं रहा हूँ, आप मेरी बात पे कह रहे हो, आप जवाब ही नहीं दे सकती हो, आप जवाब नहीं दे पाओगे अनिला जी, आप प्रधानमंत्री जी को झूठा ठहरा रही हो। नहीं आ सकती है क्या बात, एक सेकंड दीपक जी बोलने दीजिए, बोलिए अनिला जी, वो लगातार बोल रही हैं, लेकिन आप इंटरप्ट कर रहे हैं दीपक जी, शांत हो जाइए, डिबेट को चलने दीजिए, आपको पूरा समय दिया गया। आस्था जी गलत बात बोल रही हैं, एक सेकंड, गलत तरीके से, तो आप अलग से काउंटर कीजिएगा, मैं समय दे दूंगी आपको, आप अलग से काउंटर कीजिएगा, लेकिन उनकी बात पूरी होने दीजिए, पहले बात आने दीजिए। बोलिए अनिला जी। कहा तो अडानी अंबानी दोनों बैठे हुए थे, अनिला जी की आवाज जाएगी, बोलिए अनिला जी। नहीं, इस व्यक्ति को तो चुप कराइए, बोलिए। चरित्र है इनकी पार्टी का, गुंडागर्दी, महिलाओं का अपमान, ये चरित्र है इनका, तो वही अभी दिखा रहे। आपको बहुत बेचैनी हो रही है, जाके अखिलेश जी से बोलिए, अडानी अंबानी से पूछ ले कि प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि नहीं पूछा। और अखिलेश यादव जी सीधे बात करते हैं प्रधानमंत्री जी से, दोनों के संबंध अच्छे हैं, वो राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी हैं, अखिलेश यादव जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अखिलेश जी से कहीं जाए और अभी पार्लियामेंट में मुलाकात होगी ना, पूछ लें। क्यों आप यहाँ पर उछल रहे हैं भाई, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना? जवाब ही नहीं आपके पास। एक सेकंड, आपके पास कोई जवाब नहीं है, क्या व्यक्ति है? ठीक है अनिला जी बोलिए, आप वो नहीं चुप होंगे, बोलिए। नहीं, मतलब तमीज तहजीब नाम की चीज ही नहीं। बोलिए, आपकी आवाज जा रही है अनिला जी, बात कोई बात नहीं। जो फेलियर्स होते हैं ना आस्था जी, जो परफॉर्मर्स नहीं होते, इनकी सरकार तो नहीं बनी है, तो ये फ्रस्ट्रेशन है। और जाके अखिलेश जी को बोलिए प्रधानमंत्री जी से बात कर ले, प्रधानमंत्री जी अच्छे से उत्तर दे देंगे, आपको यहाँ पर टर करने की आवश्यकता नहीं है। आस्था जी, मैं एक चीज जानती हूँ, जिस प्रकार का पूरा कैबिनेट बना है, मुझे पूरा भरोसा है, पूरे कैबिनेट के ऊपर पूरा भरोसा है, जिसमें एक मेजर पोर्शन 10 मंत्री जो हैं मेरे उत्तर प्रदेश से गए हैं, और उसमें जो एक पूरी छाप दिखाई दे रही है भारतवर्ष के लिए, जो निरंतर हम लोग प्रोग्रेस पे हैं, डेवलपमेंट पे हैं, विकास पे हैं, उस पे और मजबूती आएगी। ये लोग चिल्लाते रहे, ठीक है। अभी तो आपने देख लिया है इंडिया अलायंस, आप 4 दिन के बाद देखिएगा ये लोग इकट्ठे हैं भी कि नहीं है, है ना। इनमें से तो कह दिया गया है ना कि हम जो विधानसभा के चुनाव में साथ नहीं है, केवल पार्लियामेंट में थे। तो ये जब मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, आपको लगता है टिकेगी? एनडीए का परिवार बहुत मजबूत है और मजबूती से ही काम करेंगे। दीपक जी बोलिए। उत्तर प्रदेश की महान जनता ने, उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता ने किसको फेल किया, किसको पास किया, ये सब पूरा देश देख रहा है। तो अनिला जी इसमें मत कहें, मैंने ऐसे भी एक सवाल किया था। अच्छा अनिला जी, मेरे एक सवाल का जवाब दे दें कि चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी आंध्र प्रदेश में जो है ओबीसी में मुसलमानों को 4% आरक्षण देती रहेगी, 10,000 रुपये मुस्लिम शिक्षकों को जो है उनका पेंशन मान देगी, 100 करोड़ रुपए जो है, तो क्या इन सब सारी चीज़ों पे तैयार है अनिला जी देने के लिए, इनकी पार्टी देने के लिए तैयार है? उसके बाद बिहार में जातिगत जनगणना, अग्निवीर योजना को खत्म करना, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना, क्या इन सब चीज़ों का जवाब देते हैं अनिला जी? क्योंकि ये तो देश से जुड़ा मुद्दा है, इस बात पे जवाब देते हैं। क्या है, थोड़ा बहुत तो बुद्धि होगी, आपको थोड़ा बहुत ज्ञान है, लेकिन आज ही जो है पोर्टफोलियोज डिवाइड हो गए हैं, सरकार चल रही है, और राज्य में कौन सी सरकार कैसे चल रही है वो हमारे अलाइड पार्टनर्स हैं, फिर वो राज्य में कैसे चला रहे हैं
क्या मदद चाह रहे हैं सरकारों के बीच में छोड़े, अभी से आप सब कुछ कौन सी बुद्धि है आपके अंदर, ये पता है? कोई बुद्धि नहीं है आपके अंदर। देखिए सरकार अभी शुरू हुई है, जनता ने दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंपी है, पर्सनल मत होइए, फैक्ट्स पर बहस करिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको ज्ञान सिखा दिया, उत्तर प्रदेश जनता ने आपको ज्ञान सिखा दिया, कितना ज्ञान है आपके अंदर। ठीक है, चलिए मैं परमवीर सिंह जी को लाना चाहूंगी, परमवीर सिंह जी को चर्चा में लाना चाहूंगी क्योंकि मेरे पास 1 से 2 मिनट का वक्त है आपके अंदर, 1 से 2 मिनट का वक्त है। परमवीर सिंह जी, किसी बात अगले साल बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, कई और राज्यों में चुनाव होंगे, फिर यूपी का विधानसभा चुनाव होगा, तो मोदी कैबिनेट के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। घटक दल जो साथ में आए हैं, जो मंत्रालय मिले हैं, एक जिम्मेदारी भी है क्योंकि जो कामकाज फैसले लिए जाएंगे ग्राउंड पर, अगर उसका रिजल्ट दिखेगा तो उन विधानसभा चुनाव में भी क्या इसका फर्क पड़ेगा, जनता तक मैसेज जाएगा? डेफिनेटली आस्था जी, देखिए अगर एक एमपी होता है, जो एमपी की एरिया होता है, तो उसके अंदर कम से कम 3 से 4 स्टेट वाइज डिफर कर सकता है, विधानसभाएं आती हैं, तो अगर एक एमपी अच्छा परफॉर्म करता है, अपनी स्कीम को अच्छे से लागू कर पाएगा, वो 3 से 4 विधानसभा करेगा, तो डेफिनेट है कि विधानसभा में उसका रिजल्ट आएगा। और इन्हीं चीजों को देखते हुए पोर्टफोलियो एलोकेशन किया गया है, यहाँ पे तजुर्बे को मुझे लगता है वरीयता दी गई है, इसीलिए जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, विदेश मंत्रालय हो, जिनको तजुर्बा था उन्हीं को दिया गया है। बाकी अपना अलायंस के अंदर देखिए, अलायंस धर्म को निभाने के लिए अलायंस की बातें माननी भी पड़ती हैं, लेकिन कितनी मानी जाती हैं ये भी देखिए। क्लोज नेता जो होते हैं, नेता बहुत विचित्र होते हैं, ये टीवी के ऊपर और कैमरा के सामने तो ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे वो एक सेनापति अपने देश अपने युद्ध कर रहा है कोई, लेकिन जब यही मीटिंग कमरों में होती हैं तो इनके सुर बदले हुए होते हैं। और ऐसा ही जो धुर विरोधी होते हैं, हमने उनकी फोटोज भी देखी होंगी, वो साथ में बैठ के चाय पी रहे होते हैं, अच्छे से बात कर रहे होते हैं, लेकिन ये दिखाने के दांत और खाने के दिखाने और होते हैं, तो उसी सिस्टम पे चालू करते हुए अपना काम करते हैं ये लोग अपना, इसमें ऐसा वो नहीं है। और बाकी देखिए एक बात शिष्टाचार में कंक्लूड करूंगा, शिष्टाचार होना चाहिए। अभी सरकार ने सदा से रीति रही है कि सरकार शपथ लेती है तो विपक्ष जाती है, यहाँ पर केवल और केवल हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए, तो अडानी अंबानी को बुलाया गया था, मल्लिकार्जुन खड़गे जी वहां से वो अपनी बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी की, वो पूछ लेते मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहाँ पर, उनका भी तो दाद दो, लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो पूछ। चलिए, कुल मिलाकर सबको जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, 100 दिन का एजेंडा भी सौंप दिया गया है, अब जल्द ही उस पर काम पर जुट जाने के निर्देश भी। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कामकाज संभालते ही आज 2 बड़े फैसले कर दिए, किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त फाइनल करके मंजूर कर दी, तो दूसरा पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घरों को सुविधाओं से लैस, जिसमें कि शौचालय से लेकर बिजली कनेक्शन और गैस सिलेंडर भी होगा, उसको मंजूरी दे दी गई है। साफ है कि मोदी सरकार भले ही नई है, लेकिन जोश वही है। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।